आज का कोट ग्रीक फिलोसफर एपिक्यूरस का है। इन्होंने देखो ये बोला, नेचर ने मैन को ऐसे नहीं बनाया था कि मैन कम्युनिटीज में रहे या फिर सिविलाइज्ड होकर रहे। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे वो कहते हैं शुरुआत में मैन शिकारी के तौर पे काम करता था और घूमता रहता था, आज यहाँ कल वहाँ, उसका मेन मकसद था खाना इकट्ठा करना। लेकिन देखो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैन को मजबूरी में सेटल डाउन होना पड़ा, अपनी ज़रूरतों के लिए सिविलाइजेशन बना के बसना पड़ा, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई। लेकिन वास्तव में मैन को ऐसे बनाया नहीं था नेचर ने। ये सब चीज़ें बनी ना, सिविलाइजेशन बन गई, सोसाइटी बन गई। इसका नुकसान एक मैन को ये हुआ, मैन ना सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस, उनको मैन को मानना पड़ता है। और मैन अब ज़्यादा घूम फिर नहीं सकता जैसा कि पहले घूमा करता था। फ्रीडम एक्चुअल में अब मैन के पास नहीं रही सिविलाइजेशन के आने से, सोसाइटी के आने से, नई नई टेक्नोलॉजीज के आने से, जो पहले उसके पास में फ्रीडम हुआ करती थी। जैसे देखो आज भी कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो एक जगह सेटल डाउन होने के बजाय इधर उधर घूम घूम के खाना इकट्ठा करना पसंद करते हैं। तो वो पहले की तरह जिंदगी जी रहे हैं फ्रीडम के साथ में। अब आप बोलोगे, आपके मन में देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको लगा होगा ये कोट सही नहीं है। देखो कोट है, मतलब हम सब की जो ओपिनियन है ना वो इनसे अलग हो सकती है। और ऐसा नहीं होता कि कोट हर बार सही ही हो या फिर गलत भी हो। जो भी आपकी ओपिनियन हो यूपीएससी पूछ सकती है, उस पर आपको अपनी ओपिनियन देनी होती है अलग अलग डायमेंशंस को एक्सप्लोर करके। वैसे आपको क्या लगता है कि ये बात सच है? और भी बहुत सारे थिंकर्स ने ये बात बोली है, जैसे रूसो ने भी बोली है, सोसाइटी बहुत सारे कस्टम्स, बहुत सारी बंदिशें लगा देती है मैन के ऊपर, तो मैन ना फ्री नहीं रहता, फ्रीडम उसकी खत्म हो जाती है। डिस्कशन स्टार्ट करें। आज की डेट है देखो 5 फरवरी 2024। आज 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। 2 आर्टिकल्स तो देखो द हिंदू के। एक आर्टिकल सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश हुए 75 साल पूरे हो गए हैं, उससे संबंधित हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे ये माइक्रो क्रेडेंशियल वाला प्रोग्राम आर्टिकल है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का सोलर इनिशिएटिव वाला आर्टिकल है, इसे भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जुडिशरी के इश्यूज से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर सेकंड में इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। क्या कंटेस्ट है? देखो सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश हुए 75 वर्ष पूरे हो गए और इस मौके पे 28 जनवरी को एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था। उस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ दोनों ने पार्टिसिपेट किया। इस मौके पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ना 4 इश्यूज को रेज किया गया। उन इश्यूज पे हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले है एडजर्नमेंट कल्चर, दूसरे नंबर पे है कोर्ट में ओरल आर्ग्यूमेंट्स के लिए एक लिमिट लगाना, जैसे आधे घंटे तक ओरल आर्ग्यूमेंट्स चलेंगे, इसके बाद नहीं। नेक्स्ट लेंथ ऑफ कोर्ट वैकेशन, कोर्ट कितने दिनों की छुट्टी पे जा सकता है। और सबसे लास्ट में चौथा इशू लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स। जो फर्स्ट जनरेशन के वकील हैं ना, उनको मौका नहीं मिल पाता खास करके सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि देखो वो लोग जिनके फादर फोर फादर्स ऑलरेडी जुडिशरी में थे, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। मतलब नेपोटिज्म जुडिशरी में काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो इन 4 इश्यूज को रेज किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। एक एक करके सबकी बात करते हैं। सबसे पहले है एडजर्नमेंट कल्चर से संबंधित इश्यू। देखो बार बार वकीलों के द्वारा ना कोर्ट को एडजर्न करने की रिक्वेस्ट डाली जाती है। जैसे देखो आज केस की सुनवाई होनी है, आज आर्गुमेंट्स सुने जाने हैं, तो वकील क्या बोलेगा कि सर जी आज विटनेस किसी कारण से नहीं आ पाया, या फिर केस की फाइल्स नहीं है, मेरा असिस्टेंट नहीं आया, कोई भी बहाना लगा के वकील ये रिक्वेस्ट करता है जज से कि आप एक अगली तारीख दे दीजिए आर्गुमेंट्स की, आज कोर्ट को एडजर्न कर दीजिए। ये जो कल्चर है ना कोर्ट को एडजर्न करने का, इससे देखो केस लंबा खिंचता जाता है, कोर्ट में केसेस की जो पेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है। 2016 की एक जजमेंट गायत्री वर्सेस मिस्टर गिरीश, इसमें जस्टिस दीपक मिश्रा ने वकील के बारे में बोला था कि आप तो मास्टर हो, आपके पास में आर्ट ऑफ एडजर्नमेंट है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट पे, वकील ने ट्रायल कोर्ट पे 15 बार कोर्ट को एडजर्न करवाया था। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 ऑर्डर 17, इसमें देखो एडजर्नमेंट के बारे में बताया गया है कि कोर्ट में शेड्यूल्ड हियरिंग को डिले करना एक लेटर डेट पर,
ये होता है एडजर्नमेंट। लेकिन दूसरे रूल्स में यह भी कहा गया है कि एडजर्नमेंट 3 बार से ज्यादा बार ना दिया जाए। लेकिन देखो इस रूल की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। पिछले नवंबर की यह बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने सनी देओल का एक डायलॉग दामिनी मूवी का, तारीख पे तारीख इंसाफ कब मिलेगा, तो वो वाला डायलॉग उन्होंने बोला और ये बोला कि आप इसे यार तारीख पे तारीख वाली कोर्ट मत बनाइए। क्योंकि उन्होंने ये इसलिए बोला, पिछले 2 महीनों में उस समय 3688 एडजर्नमेंट की रिक्वेस्ट आई थी। तो ये तो हुई पहले इशू की बात, एडजर्नमेंट कल्चर। उसके बाद देखो अब दूसरे इशू की बात करते हैं, कीपिंग द लेंथ ऑफ ओरल आर्ग्यूमेंट्स इन चेक। मतलब देखो जब दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट्स सुने जाने हैं तो क्या उस पर एक टाइम लिमिट लगा दी जाए कि आधे घंटे तक दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट्स सुने जाएंगे, या फिर एक पक्ष के आर्ग्यूमेंट 1 घंटे में सुने जाएंगे और दूसरे घंटे में दूसरे पक्ष के आर्ग्यूमेंट्स सुने जाएंगे। इसका फायदा देखो ये होता है, एक निश्चित समय में आर्ग्यूमेंट्स सुने जा सकते हैं किसी पक्ष के और आर्ग्यूमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। अलग अलग हियरिंग पे अलग अलग पक्षों के आर्ग्यूमेंट्स जब सुने जाते हैं ना, तो सेम आर्ग्यूमेंट्स कई बार रिपीट होते रहते हैं, इनएफिशिएंसी आती है ऑपरेशंस में। जनवरी 2019 में उस समय सीजीआई थे रंजन गोगोई, उन्होंने केस के दौरान पार्टीज को यह बोला कि आप टाइम शेड्यूल ड्रा कर लीजिए, क्योंकि उस केस में बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व थी। उन्होंने बोला कि एक टाइम शेड्यूल आप ड्रा कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग हम आर्ग्यूमेंट्स सुनेंगे। तो अगस्त 2019 से लेकर अक्टूबर 2019 के बीच 60 बार आर्ग्यूमेंट्स सुने गए, इससे पहले कि फाइनल जजमेंट दिया गया। यह केस कौन सा था? फेमस अयोध्या केस की हम ये बात कर रहे हैं, जिसकी सुनवाई अगस्त 2019 से अक्टूबर 2019 के बीच में हुई थी। 60 बार आर्ग्यूमेंट्स सुने गए थे। इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं, लेकिन आप एसेंस समझ जाइए। एसेंस ये है कि ना कोर्ट जो है ना एक निश्चित शेड्यूल दे दे किसी के केस के सुनवाई को लेके कि देखो 8 दिनों के अंदर अंदर आप आर्गुमेंट्स को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम हमारी जजमेंट देंगे। तो इससे ना केस लंबा नहीं खींचता और विभिन्न पार्टीज को भी ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस चले जाते हैं कि हमें इन 8 दिनों के अंदर अंदर ही आर्गुमेंट्स देने हैं, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। फिर इसी की एक अलग डायमेंशन है, उसी दिन एक निश्चित समय निर्धारित कर दिया जाए कि 30 मिनट तक एक पक्ष के आर्गुमेंट सुने जाएंगे। देखो ये सिस्टम ना यूएसए में एप्लीकेबल है, बट हमारे देश में ना एप्लीकेबल तो नहीं है। लेकिन 2009 में 230वीं लॉ कमीशन रिपोर्ट ने ये सजेस्ट किया था कि जो ओरल आर्गुमेंट्स है ना उन पे लिमिट लगा दो 1.5 आवर की, भाई 1.5 घंटे तक ओरल आर्गुमेंट सुने जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अगर देखो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस है या फिर लॉ से संबंधित कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वाला केस है तो उसमें फिर ये लिमिट बढ़ाई भी जा सकती है। लेकिन देखो इससे पहले 99th लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई 1984 में, उसमें तो देखो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने मना किया था कि ऐसी कोई लिमिट ना लगाई जाए। तो इसको लेकर ना व्यू अभी डिवाइडेड है। लेकिन हाँ, इतना जरूर होना चाहिए, किसी इंपॉर्टेंट केस की सुनवाई होनी है ना तो टाइम शेड्यूल पहले से ड्रा कर दीजिए कि इतने दिनों तक इस केस की सुनवाई चलेगी और उसके बाद वर्डिक्ट आएगा। तो इससे जल्दी केस की सुनवाई हो जाती है, जल्दी फैसला आ जाता है। सीजीआई ने ना एक सॉल्यूशन दिया, फ्लेक्सी टाइम फॉर लॉयर्स एंड जजेस। इसमें क्या होता है, जैसे देखो जज और वकीलों को ना ये बोल दिया जाता है कि आपको ना 1 हफ्ते में 40 घंटे काम करना है। अब बेसिक आप मंडे को 3 घंटे काम कीजिए, ट्यूसडे को 4 घंटे काम कीजिए, लेकिन बचे हुए 5 दिन जो है ना उनमें फिर आप बाकी 40 घंटे टोटल करना है, बचे हुए आवर्स को आप कंपनसेट कर दीजिए। ये है फ्लेक्सी टाइम फॉर लॉयर्स एंड जजेस, जिसमें ना उनको एक टाइम फ्रेम दे दिया जाता है कि 1 महीने में या फिर 1 हफ्ते में आपको इतने आवर्स काम करना है। तो डेली बेसिस पे अपने आवर्स डिसाइड कर सकते हैं कि आज तो मैं कम काम करूंगा क्योंकि अगले दिन मैं उसे कंपनसेट कर लूंगा। ये जो फ्लेक्सी टाइम फॉर जजेस एंड लॉयर्स वाली स्कीम है ना, ये देखो ट्राई करके देखी गई थी 2022 में फिलीपींस में मेट्रोपॉलिटन एंड रीजनल ट्रायल कोर्ट में। वहां पे इसका अच्छा रिजल्ट सामने आया। तो इंडिया में भी इसे ट्राई करके देखा जा सकता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो इशू है ना वो जजेस की वैकेशन से संबंधित है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, जिसको
हेड किया बीजेपी एमपी बृजलाल ने। इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा हाईकोर्ट जजेस जो है ना वो बारी बारी से, मतलब एक साथ ना वेकेशन पे जाएं, बारी बारी से जाएं। अगर हाईकोर्ट में 30 जज काम कर रहे हैं तो 2 जज अभी चले गए, 2 जज अगले वेकेशन पे चले गए और 2 फिर अगले वाले जज चले गए, ऐसे बारी बारी से जाएं। एक साथ चले जाते हैं, कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक तो कुछ सुनवाई नहीं होती, सारे केसेस की पेंडेंसी बढ़ती जाती है। देखो ये कोर्ट का वेकेशन पे जाना ये कॉलोनियल लीगेसी का पार्ट है। इससे लिटिगेंट्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 2022 में उस समय लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजिजू। उन्होंने जुडिशरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था लंबी वेकेशन के लिए। 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कहा कि एवरेज के तौर पे हाईकोर्ट जो ना एक साल में 210 दिन काम करती है। तो रिक्वेस्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कि कम से कम 222 दिन हाईकोर्ट जरूर काम करे। लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने वैकेशन पे एक्शन लिया था 2014 में। 2014 से पहले ना सुप्रीम कोर्ट की समर वैकेशन 10 हफ्तों की हुआ करती थी, यानी 70 दिनों की लगातार वैकेशन। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे घटा के 7 वीक्स कर दिया। लेकिन देखो 7 वीक्स भी एक बहुत बड़ा टाइम होता है। तो 2003 में ना मल्लिमथ कमेटी रिपोर्ट ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में वर्किंग डेज को 3 हफ्ते इंक्रीज कर दिया जाए। इस रिपोर्ट के आधार पे ही सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक्शन लिया वैकेशंस पर। अब चौथा इशू आता है लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स। देखो कोर्ट में ना बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म चलता है। इवन कोलिजियम की जो प्रोसेस है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज प्लस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कोलिजियम डिसाइड करता है कौन हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे काम करेगा। आरोप ये लगता है कि कोलिजियम भी बहुत बार अपने रिश्तेदारों को और उनको ही तवज्जो देता है। सुप्रीम कोर्ट में एज ए वकील काम करने के लिए कोई मेरिट वाला टेस्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं ना उनको तो मौका मिल ही नहीं पाता, चाहे वो कितने भी टैलेंटेड हों। तो ये काफ़ी सीरियस इशू है। आप में से बहुत से लोग एडवोकेट्स होंगे, वो इस बात को जानते हैं। तो सीजीआई ने ना अपनी स्पीच में ये बोला कि देखो आज के समय में ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 36.3% जजेस वुमेन हैं और 50% कैंडिडेट्स जो सीनियर सिविल जज में रिक्रूट हुए हैं वो भी महिलाएं हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो लॉ क्लर्क्स हैं ना, लॉ क्लर्क कैंडिडेट्स हैं, उनमें से 41% वुमेन हैं। ये थोड़ा बहुत डेटा है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। इवन सुप्रीम कोर्ट की जो एनुअल रिपोर्ट है ना सितंबर 2023 में आई थी, इसमें भी ये मेंशन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन प्रयास कर रही है कि लीगल प्रोफेशन में ज़्यादा डाइवर्सिटी आए, महिलाएं ज़्यादा आएँ, फर्स्ट जनरेशन वकील ज़्यादा आएँ, उनको मौका मिले। इसलिए प्रयास ये किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा अवेलेबल हो सभी वर्किंग डेज पे, ताकि वो महिलाएं जिनके यंग चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो बिना किसी रुकावट के कोर्ट की सुनवाई में पार्टिसिपेट कर सकें। पिछले साल जस्टिस हिमा कोहली ने ये बोला था कि देखो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स की जो एंट्री है, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, इसके अलावा महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन दोनों इंप्रूव होनी चाहिए। इसी से इंक्लूसिविटी आएगी लॉ प्रोफेशन में। इसके अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, इन्होंने भी ये बात बोली जब वो सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए इंटरव्यू क्राइटेरिया कंसीडर कर रहे थे, तो उन्होंने सेम बात बोली मई 2023 में। कुल मिला के देखो ये 4 इश्यूज थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा रेज किए गए, और ये आप यूज कर सकते हो इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी। क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी, क्योंकि 75 वर्ष पूरे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश हुए, तो इस बार क्वेश्चन आ सकता है मेंस में और प्री में भी आ सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल माइक्रो क्रेडेंशियल्स से संबंधित है। सबसे पहले तो मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं ताकि सिग्निफिकेंस आपको माइक्रो क्रेडेंशियल्स की अच्छे से समझ में आए और आपको समझ में आए है क्या ये। देखो अक्सर हम ये बात करते हैं कि हायर एजुकेशन प्राप्त करके भी स्टूडेंट्स की जॉब नहीं लग पाती। देखो ये बात सच है कि एजुकेशन का एक मकसद बेहतर इंसान बनाना है, लेकिन आप भी इस बात को मानते हो ना, जॉब्स
लग जाएं, ये भी एक उद्देश्य है एजुकेशन का और मेजर उद्देश्य है। लेकिन इतना इन्वेस्ट करने के बाद, इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद अगर जॉब नहीं लगती, डिग्री प्राप्त हो जाती है तो दुख भी होता है और देश के एजुकेशन सिस्टम पर रोना भी आता है। तो राइटर ना इसका सॉल्यूशन बताते हैं, माइक्रो क्रेडेंशियल्स। माइक्रो क्रेडेंशियल्स क्या है? माइक्रो क्रेडेंशियल्स देखो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म लर्निंग प्रोग्राम। जैसे मान लीजिए डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर ग्रेजुएशन है, ये तो कितने सालों की होती है? 3 साल की, 4 साल की या 5 साल की होती है ना। लेकिन माइक्रो क्रेडेंशियल्स छोटे कोर्सेज 3 महीने के, 6 महीने के, यूजली ये ऑनलाइन होते हैं और स्पेसिफिक स्किल्स पर फोकस करते हैं, स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी पे फोकस करते हैं ये कोर्सेज। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं, समझ में आएगा आपको। जैसे गूगल ने या फेसबुक ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स प्रोवाइड कर दिया और सर्टिफिकेट भी दे दिया, 6 महीने का ये कोर्स था। ये क्या है? ये माइक्रो क्रेडेंशियल का कोर्स है, समझे। फिनटेक प्रोग्राम 6 महीने का कवर करवा दिया डेलोइट ने, फिनटेक से संबंधित सारी जानकारी मिल गई कैंडिडेट को, अब वो जॉब प्राप्त कर सकता है, उसे सर्टिफिकेशन भी मिल गया। बीटेक वाले इस चीज को आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि बीटेक के बाद जॉब करते करते भी सर्टिफिकेशन के कोर्सेज होते हैं, तो उसी टाइप का ये समझ लीजिए। ये छोटे कोर्सेज होते हैं, 3 महीने के, 6 महीने के, 9 महीने के। और मैक्रो क्रेडेंशियल्स ये बड़े कोर्सेज होते हैं, जैसे 4 साल की बीटेक है, 3 साल की बीए है, एमबीबीएस और भी 5 साढ़े 5 साल की है, एलएलबी 3 साल की है। समझ गए? ये फर्क है माइक्रो क्रेडेंशियल्स में और मैक्रो क्रेडेंशियल्स में। और बल्कि देखो कुछ कोर्सेज तो माइक्रो क्रेडेंशियल वाले ऐसे हैं जो कुछ घंटों में कवर हो जाते हैं। तो माइक्रो क्रेडेंशियल का कोर्स करने के बाद एक डिजिटल बैज मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है और क्रेडिट्स मिलते हैं एज ए प्रूफ ऑफ कंप्लीशन। ये ज़्यादा एक्सेसिबल हैं एज कंपेरिजन टू फॉर्मल डिग्रीज, क्योंकि इसमें आपको फुल फ्लेज जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन आप कर सकते हो, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कर सकते हो, कोई वर्किंग पर्सन है वो भी कर सकता है। तो ये ज़्यादा एक्सेसिबल है, इससे स्टूडेंट्स को आसानी होती है एम्प्लॉयमेंट हासिल करने में और जिन स्किल्स की डिमांड है इंडस्ट्री में वो स्किल्स कैंडिडेट हासिल कर सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी इस प्रकार की स्किल हासिल कर सकते हैं विदाउट फुल डिग्री में जाए। और मैक्रो क्रेडेंशियल्स तो फुल फ्लेज डिग्री होती है जिसमें 2 से 4 साल के लिए आपको जाना पड़ता है, सभी सब्जेक्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। आपने कितना समय बिताया क्लासरूम में या फिर लैब्स में, उसके हिसाब से आपको क्रेडिट्स मिलते हैं इन माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज में। तो माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्स की सिग्निफिकेंस जो है ना वो बढ़ रही है। जैसा शुरुआत में भी डिस्कस किया, कॉलेज से कोई पर्सन पास आउट होता है ना, स्किल में गैप रह जाता है, लेकिन इन माइक्रो क्रेडेंशियल्स वाले कोर्सेज की सहायता से उन स्किल्स वाले गैप को फिल किया जा सकता है, ब्रिज किया जा सकता है। इंडस्ट्री को जिस प्रकार की स्किल्स चाहिए उसी प्रकार से स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है इन कोर्सेज की सहायता से। तो कैंडिडेट जो इन कोर्सेज को करेगा ना वो इंडस्ट्री रेडी निकलेगा। इन माइक्रो क्रेडेंशियल वाले कोर्सेज में तो देखो लाइफ लॉन्ग एजुकेशन चलती रहती है, मतलब बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल जो 40-40, 45-45, 50-50 साल के हैं वो भी इन माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज को ज्वाइन करते रहते हैं, तो एजुकेशन लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। सो ये जो कंसेप्ट है ना बियॉन्ड ट्रेडिशनल एजुकेशन है। ये कोर्सेज स्किल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, डिग्री पे फोकस नहीं करते जिनकी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है। एक सबसे बेहतरीन बात पता है क्या है? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क गाइडलाइंस के अनुसार, जैसे मान लीजिए मैंने कोई कोर्स कर लिया, कोई भी कोर्स, कोई फिजिक्स की लैब से संबंधित मान लीजिए, एक्सपेरिमेंट से संबंधित मान लीजिए, जिससे मुझे 20 क्रेडिट हासिल हुए। अब देखो कल को मुझे बीएससी का प्रोग्राम करना है, बीएससी की डिग्री हासिल करनी है, तो बीएससी की डिग्री हासिल करने के लिए मुझे 140 क्रेडिट चाहिए टोटल। तो ना मैंने 20 क्रेडिट जो हासिल किए थे ना फिजिक्स वाला एक्सपेरिमेंट वाला प्रोग्राम करके, तो उन 20 क्रेडिट्स को मैं यहाँ पे बीएससी में यूज़ कर सकता हूँ एक्यूमुलेट करके। तो मुझे बीएससी में टोटल 140 क्रेडिट हासिल करने थे ना अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ के, तो मैं वो 20 क्रेडिट यूज़ कर सकता हूँ जो मैंने माइक्रो क्रेडेंशियल वाला कोर्स कंप्लीट करके लिए हैं। तो ये फ़ायदा है, माइक्रो क्रेडेंशियल वाले छोटे छोटे कोर्सेज कंप्लीट करके आपको क्रेडिट्स मिलेंगे और उन क्रेडिट्स को आप यूज़ कर सकते हो फॉर्मल डिग्री हासिल करने में भी। ये ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन देखो कुछ चैलेंजेस हैं इन माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज से संबंधित।
रिकॉग्निशन वाला चैलेंज है। अब ऐसे तो हर कोई ये कोर्सेज चलाने लग जाएगा, क्वालिटी एश्योरेंस नहीं मिलेगा। पता लगे नाम के लिए, जैसा देखो हमने प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस में हमने देखा कि बीटेक के फर्जी कॉलेजेस खुलने लग गए, कुकुरमुते की तरह इतने सारे कॉलेज खुल गए, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। तो ऐसा हो सकता है इसमें भी देखो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और नाम के लिए ये कोर्सेज चलने लगे। नेक्स्ट, फॉर्मल डिग्रीज के साथ में इंटीग्रेट करना, ये आइडिया अभी इनिशियल स्टेज पे है। देखना पड़ेगा कि आगे किस प्रकार से चीज़ें शेप लेती हैं, कितना बढ़िया ढंग से माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज के क्रेडिट्स को फॉर्मल डिग्री के क्रेडिट्स के साथ मैप किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये देखो चूंकि माइक्रो क्रेडेंशियल वाले कोर्सेज ऑनलाइन हैं, अभी भी हमारे देश में डिजिटल डिवाइड है, बहुत लोग ऐसे हैं जो इन कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और प्रोवाइडर्स को भी मोटिवेशन होगा नहीं होगा। जैसे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस, क्या उनको मोटिवेशन होगा इन माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। सबसे लास्ट में माइंडसेट बैरियर। हमारे देश में देखो अभी ये माइंडसेट ऐसा ही है कि डिग्री तो डिग्री होती है, स्किल पे फोकस अभी भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अभी भी डिग्री वाला माइंडसेट ज़्यादा है कि डिग्री ज़रूरी है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमने डिस्कस किए। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सनशाइन इनिशिएटिव से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो प्रधानमंत्री मोदी ने ना 22 जनवरी को एक स्कीम अनाउंस की थी जिसके तहत देश में 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल लगाया जाएगा। इससे देखो उनको बहुत फायदा होगा। फ्री में बिजली तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अगर एक्सेस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई तो उसे वो बेच भी सकेंगे नेट मीटरिंग की सहायता से। तो ये जबरदस्त स्कीम लॉन्च की गई 22 जनवरी को, और इसे फिर से दोहराया गया हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट प्रेजेंट करते वक्त। तो जिन हाउस होल्ड्स के घरों की छतों पर ये लगाया जाएगा ना रूफटॉप सोलर पैनल, वो एक साल में इससे 15,000 रुपये तक बचा सकते हैं। और वो हाउस होल्ड्स जहाँ पे देखो मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 300 यूनिट से कम है, वो एलिजिबल हैं इस रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने के लिए। इसका सारा जो एक्सपेंस है, सारा जो खर्चा है, गवर्नमेंट बियर करेगी। और रूफटॉप सोलर पैनल जो लगेगा वो एक से लेकर 2 किलोवाट का होगा। और इस पर खर्चा कितना आएगा सरकार की तरफ से, इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने पे खर्चा आएगा 1 लाख करोड़ का। इसके बाद देखो राइटर ये बोलते हैं, अभी तक देखो ये जो रूफटॉप सोलर पैनल वाला प्रोग्राम चल रहा था ना, ऑलरेडी भी चल रहा था, उसमें ना सरकार 40% तक की सब्सिडी देती थी। अगर मान लीजिए 2,000 खर्चा है तो 800 सरकार देगी और 1200 देगा कौन, कंज्यूमर। बट अब ये नई जो स्कीम लॉन्च की गई ना प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत, इसमें क्या आएगी, 60% सब्सिडी सरकार देगी, बाकी बची हुई 40% सब्सिडी प्राइवेट डेवलपर देगा। प्राइवेट डेवलपर जो कि देखो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से एफिलेटेड होगा, और वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पावर मिनिस्ट्री से कनेक्टेड होगी। समझ गए, मतलब रूफटॉप सोलर प्रोग्राम तो देखो पहले से चल रहा था, उसमें सरकार सब्सिडी कम देती थी, 40% देती थी, 60% कंज्यूमर को देनी पड़ती थी। बट अब जो ये 22 जनवरी को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की गई, इसमें यह है कि 60% सीधा सरकार सब्सिडी देगी, बाकी 40% एक प्राइवेट डेवलपर देगा जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से एफिलेटेड होगा। चूंकि देखो प्राइवेट डेवलपर इंस्टॉल करवाएगा ये रूफटॉप सोलर पैनल, तो क्वालिटी जो है इंस्टॉलेशन की इंक्रीज होगी और सर्विस भी ज़्यादा रिलायबल होगी। वैसे तो देखो सरकार ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है ना कि हाउस होल्ड्स जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 300 यूनिट से कम है, वैसे तो 300 यूनिट बहुत कम होता है। अगर किसी भी घर में एयर कंडीशनर या फिर हीटर है तो वो आराम से 300 यूनिट पार कर जाएगा। बट देखो हमारे देश में ना 80 से 85% हाउस होल्ड्स, यानी 25 से 30 करोड़ जो हाउस होल्ड्स हैं ना देश में, वो तो सिर्फ पूरे महीने में 100 से 120 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो फिर ऐसे 1 करोड़ घरों को ढूंढना जिनकी कंजम्पशन एक महीने में 300 से कम है, वो तो देखो बहुत ज़्यादा आसान है, डिफिकल्ट टास्क नहीं है। मेजर डिफरेंस पता क्या है, ऑलरेडी जो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम चल रहा था और अब नए सिरे से लॉन्च किया गया है। पहले क्या होता था, स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी डिस्कॉम जो घर घर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती हैं,
वो इस प्रोग्राम को पुश कर रही थी, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट पुश कर रही है। देखो, फायदे नुकसान दोनों हैं। डिस्कॉम के पास में ना घर घर का डेटा है। डिस्कॉम के पास में पावर सप्लाई से लेके कौन से घर में कितनी पावर सप्लाई जा रही है, वो सारा डेटा डिस्कॉम्स के पास में है। तो उनको अवॉइड करने से हम एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर को अवॉइड कर रहे हैं रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में। लेकिन फायदा यह है कि डिस्कॉम पहले इस प्रोग्राम को पुश कर रही थी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनके पास ना कोई इंसेंटिव नहीं था। अभी कोई कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है जिसको डिस्कॉम बेच रही है इलेक्ट्रिसिटी, अब उनको डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन बेचना कि भैया आप घर के छत पर ये रूफटॉप सोलर पैनल लगवा लो, इससे आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत कम पड़ेगी। तो इससे डिस्कॉम का तो फायदा है, नुकसान है ना। कंज्यूमर कम इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेगा डिस्कॉम से, तो डिस्कॉम के पास कोई इंसेंटिव नहीं था कि वो कंज्यूमर्स को मोटिवेट करे कि आप ना ये रूफटॉप सोलर पैनल लगवा लो। इंसेंटिव नहीं था, इसलिए डिस्कॉम्स ने कभी पुश किया भी नहीं। इस वजह से जो टारगेट्स रखे गए थे उसमें भी हम पिछड़ गए। सरकार ने टारगेट ये रखा था कि हम 40 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे रूफटॉप सोलर पैनल्स की सहायता से, और कर कितना रहे हैं, सिर्फ 12 गीगावाट। समझे? और इसमें से भी सिर्फ 2.7% हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स से प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी तो देखो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर भी ये पैनल्स लगे हैं ना, वहां से मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अच्छा प्रोविजन ये भी किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहती है, इसलिए उन्होंने बोला है सब्सिडी अवेलेबल होगी सिर्फ देसी सोलर पैनल्स पे। जो सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए गए हैं ना, उन पे हम सब्सिडी नहीं देंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। कुल मिला के देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का इस चीज़ को लेके पुश भारत सरकार की उस कमिटमेंट को दिखाता है जिसमें सरकार ने कमिटमेंट किया है कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन स्टेटस हासिल कर लेंगे। लास्ट में 2 क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो, कोर्ट्स में केसेस की पेंडेंसी से संबंधित क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, यह आपको बताना है। और फिर दूसरा क्वेश्चन माइक्रो क्रेडेंशियल्स से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं pwonlys.com पे जाके। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बने अब 75 साल पूरे हो चुके हैं, तो प्री में क्या क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती हैं, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और आंसर सोचिए। उसके बाद ये क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़िए और आंसर सोचिए। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ 1 और 2 एंड इस क्वेश्चन का आंसर है बी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।